नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, जहां तक लास्ट टाइम करवाया था उसी के आगे नोट करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the plasma membrane is made up of organic molecules called lipids and proteins. Is made up of organic molecules called lipids the plasma membrane is made up of organic molecules called lipids and proteins. Called lipids and proteins, and it is very flexible. And it is very flexible. Next. नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो बताया ना कि बहुत फ्लेक्सिबल होता है। द फ्लेक्सिबिलिटी of cell membrane also enables the cell to engulf the flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material. Also enables the cell to engulf in food and other materials, engulf in food and other materials from its external environment. From its from its external environment. From its external environment. Such processes are known as endocytosis. Such processes are known as endocytosis. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है काफी सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि लिपिड्स से और प्रोटीन से। लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हम ये बोलते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तो वो मुड़ सकता है, वो सीधा हो सकता है, वो मुड़ सकता है, और मतलब फ्लेक्सिबली अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तो एक तो ये चीज हो गया। फिर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना सेल मेम्ब्रेन की, इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही सेल मेम्ब्रेन क्या कर सकता है कि आसपास जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, मतलब उसके आसपास जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स और फूड पार्टिकल्स हैं, उनको अपने अंदर एनगल्फ कर सकता है, उनको अपने अंदर स्टोर कर सकता है। The flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. Such processes are known as endocytosis. ऐसे processes को हम endocytosis बोलते हैं। फिर आप ये देखेंगे कि ये जो ये एंडोसाइटोसिस है, ये वाला प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉमन है किस केस में? अमीबा के केस में।
नोट करें एक लाइन, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस। Amoeba acquires its food through amoeba acquires its food through such processes। ये कैसे है कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास जैसे अमीबा है, अमीबा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जैसे ये है अमीबा, अमीबा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर कहीं बीच में एक न्यूक्लियस होता है। भाई कोई भी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही। तो हम ये कहेंगे जो अमीबा है, अमीबा की ये प्रॉपर्टी होती है, अमीबा में कहीं भी माउथ नहीं होता। जैसे हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी में ये माउथ है, तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी खाना खाते हैं या कोई भी चीज पीते हैं तो वो माउथ के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो अमीबा का कोई माउथ नहीं होता, तो अमीबा के नजदीक कोई भी फूड पार्टिकल अगर आता है, वेदर इट इज अ स्मॉल इंसेक्ट, वेदर इट इज अ स्मॉल फूड पार्टिकल, कोई भी अगर फूड पार्टिकल आता है इसके नजदीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फूड पार्टिकल आ गया इसके नजदीक, कोई भी छोटा सा कोई ग्रेन है या कोई छोटा सा फ्रूट है या कोई छोटा सा सीड है, तो उसको ये खाता किस तरह से है, देखिएगा। जो अमीबा है, अमीबा के बाहर की जो एक्सटर्नल बाउंड्री है यही तो सेल मेम्ब्रेन है। सेल के बाहर की जो एक्सटर्नल बाउंड्री होती है वही तो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ से साइड से थोड़ा सा अपनी शेप चेंज कर लेता है और इस साइड से शेप चेंज कर लेता है, ऐसा हो जाता है। ये न्यूक्लियस तो इसके अंदर है ही, मतलब ये इधर से अपना एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबली अपनी शेप चेंज कर लेता है इधर से सेल मेम्ब्रेन, और इधर से शेप चेंज कर देता है, ताकि ये जो फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल इसके अंदर आ जाए। अंदर आते ही फिर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, ये दोनों हिस्से ज्वाइन हो जाते हैं। ये न्यूक्लियस था ही पहले से, और ये जो फूड पार्टिकल था, ये फूड पार्टिकल इसने क्या कर लिया, अपने अंदर एंगल्फ कर लिया, अपने अंदर इसको समा लिया। तो ये तरीका होता है एंडोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया, तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये अपना जो खाना है, ये अपना खाना इसी तरीके से खाते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबली अपने आप को चेंज करता रहता है, और चेंज करके जो भी आसपास फूड पार्टिकल है उसको एनगल्फ कर लेता है। ये सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस ओके, सर। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन था हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। उसके बाद सेल में एक और हिस्सा होता है, सेल का एक और पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे बेटा सेल वॉल। सेल वॉल, इसमें नोट करेंगे कि प्लांट सेल में ही होता है बस, ये और कहीं नहीं होता, एनिमल सेल्स में नहीं होता। तो आप लिखेंगे प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल्स plant cells in addition plant cells in addition to the plasma membrane plant cells in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering have another plant cells in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering। rigid मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं होती,
जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन अपनी शेप चेंज कर सकता है, सेल वॉल अपनी चेंज नहीं, सेल वॉल अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता, वो रिजिड होता है, हार्ड होता है काफी। तो प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर rigid outer covering called the cell wall. Called the cell wall. तो ये जो है सेल वॉल, ये केवल और केवल प्लांट सेल्स में ही मिलती है, एनिमल सेल्स में नहीं मिलती। अब नोट करेंगे यहाँ पर, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड the cell wall lies outside the plasma membrane. The cell wall lies outside the plasma membrane. Full stop. The plant cell wall is mainly composed of cellulose The plant cell wall is mainly composed of cellulose। जो plant cell wall है, जैसे हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन जो है, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है? सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बना होता है, लिपिड्स का और प्रोटीन्स का। इसी तरीके से जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद आप नोट करेंगे कि सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। सेलुलोज क्या चीज है ये? Cellulose is a complex substance. Cellulose is a complex substance and provides structural strength to plants and provides structural strength. Cellulose is a complex substance and provides structural strength to plants. Structural strength to plants. तो जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि कोई भी प्लांट है, तो कोई भी प्लांट जो है वो जमीन पर उगता है, मिट्टी में उगता है, तो वो प्लांट जो सीधा खड़ा रहता है, तो उसको जो ये सीधे खड़े होने की जो स्ट्रेंथ मिलती है, प्लांट कभी भी ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने पानी डाल दिया तो वो सीधा खड़ा हो गया, और जब पानी उसका खत्म हो गया तो फिर वो मुरझा गया और गिर गया नीचे। ऐसा नहीं होता। हमेशा प्लांट जो है, प्लांट सीधा खड़ा रहता है। तो प्लांट को ये जो सीधा खड़ा रहने की जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलती है, ये सेलुलोज से मिलती है। सेलुलोज कहाँ पर होता है? सेलुलोज से बनता है सेल वॉल। सेल वॉल होता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड। और ये सेलुलोज जो है, यही वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, ताकि वो प्लांट सीधे के सीधे खड़े रहे। सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी, ओके। उसके बाद ये होता है कि अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि कभी भी कोई भी प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल में से अगर पानी निकल जाता है, तो जब पानी निकल जाता है, पानी किस तरीके से निकलता है कि हम प्लांट्स को लगातार ऑन अ डेली बेसिस और ऑन एन ऑल्टरनेट डे बेसिस हम प्लांट्स की वाटरिंग करते हैं, हम उनमें पानी डालते हैं।
तो पानी और सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स पानी और सनलाइट की हेल्प से प्लांट अपना जो है फूड प्रिपेयर करते हैं अंडर अ प्रोसेस विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो उसमें जब पानी और सनलाइट की हेल्प से वो फूड प्रिपेयर करते हैं तो पानी यूज होता है उनके फूड प्रिपरेशन में। जो वाटर है वाटर सारा का सारा खर्च हो जाता है। तो इसीलिए रोज ऑन अ डेली बेसिस और ऑन एन ऑल्टरनेट डे बेसिस हमको पानी देने की जरूरत पड़ती है प्लांट्स को। और जब पानी उसमें से निकल जाता है प्लांट्स में से तो जो उनका सेल वॉल है उनके सेल वॉल की थोड़ी सी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। नोट करेंगे हम, देखिएगा। When a living plant cell loses water, when a living plant cell when a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage. When a living plant cell loses water through through osmosis, पानी का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाना, ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस कोई भी सब्सटेंस है किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाने के प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। एंड पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ वाटर, जब वाटर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो वाटर के केस में डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वही ऑस्मोसिस कहलाता है। तो व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents. There is shrinkage or contraction of the contents. There is shrinkage or contraction of the contents. ये लास्ट में मैंने लिखा है कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब सेल वॉल के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, जो भी चीज होती है, वो सारी की सारी चीज जब उसमें से पानी निकल जाता है तो वो सारी की सारी चीज श्रिंक हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। Of the cell away from the cell wall। तो जब भी लिविंग प्लांट सेल से पानी निकलता है तो क्या होता है कि उसके अंदर लिविंग सेल वॉल के थ्रू ही निकलेगा पानी बाहर, क्योंकि जो एक्सटर्नल कवरिंग है सेल की, प्लांट सेल के केस में वो सेल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक्सटर्नल कवरिंग होती है जो उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है। उस एक्सटर्नल कवरिंग को हम बोल देते हैं सेल वॉल। तो अगर पानी अगर लूज होगा, पानी अगर निकलेगा सेल के अंदर से, तो वो कुल मिलाकर सेल वॉल के रास्ते से ही बाहर निकलेगा। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सेल के अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं वो सारे के सारे श्रिंक हो जाते हैं। आप लिखेंगे दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। दिस फिनोमेना इज known as दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। इस फिनोमेना को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका फंक्शन लिखेंगे सेल वॉल का इधर। Cell walls permit the cells of plants cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria permit the cells of plants, fungi and bacteria cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute
to withstand very very dilute hypotonic external media, very dilute hypotonic external media without bursting. Without bursting. तो इसमें ये होता है कि सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया, चाहे प्लांट्स हो, चाहे फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, तो उन सबकी एक्सटर्नल कवरिंग तो सेल वॉल होगी। तो वो जो सेल वॉल है वो सेल वॉल परमिट कर देती है एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को टू विथस्टैंड वेरी, विथस्टैंड मतलब उसको झेल ले, है ना, उसको झेल ले। झेल ले का मतलब क्या है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जहां पर भी हम ये बोलते हैं कि किसी सेल के अंदर जो लिक्विड का कंटेंट है, वाटर का कंटेंट है, सेल के अंदर बहुत कम है और सेल के बाहर बहुत ज्यादा है ना। तो जब सेल के बाहर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है या लिक्विड कंटेंट बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल के बाहर जो लिक्विड कंटेंट है वो हायर कंसेंट्रेशन में है और सेल के अंदर लोअर कंसेंट्रेशन में है। तो इसका मतलब बाहर से लिक्विड जो है वो सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के बाहर जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और सेल के अंदर उसका कंसंट्रेशन कम होता है, तो इसी वजह से जो लिक्विड है वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा। ये होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में। और विथस्टैंड का मतलब ये है कि सेल वॉल ही एक ऐसी वॉल है जो जो इतनी रिजिड होती है, जो इतनी हार्ड होती है कि वो प्लांट सेल्स को और फंजाई को और बैक्टीरिया को, इन सबको ये वो ताकत प्रोवाइड करती है, ये वो एनर्जी प्रोवाइड करती है जिस एनर्जी की वजह से वो अंदर, पानी तो अंदर उनके आ जाता है लेकिन वो इतनी रिजिड होती है सेल वॉल की वो फटता नहीं है विदाउट बर्स्टिंग। ठीक है, विथस्टैंड का मतलब ये है कि बिना फटे वो उसको झेल ले कि भाई पानी तो अंदर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर सेल वॉल ही कमजोर होगी, यानी कि सेल की एक्सटर्नल कवरिंग ही अगर कमजोर होगी, तो जो सेल है वो बर्स्ट कर जाएगा, सेल फट जाएगा। तो सेल वॉल इतनी स्ट्रांग होती है, सेल वॉल सेल को फटने नहीं देती। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? सर यस सर। ठीक है सर हाँ जी बताइए। सर विदाउट सेल वॉल सेल एग्जिस्ट कर सकता है? विदाउट सेल वॉल सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता जहां तक हम प्लांट सेल की बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन सर सेल वॉल तो सिर्फ मुझे सपोर्ट सपोर्ट करती है ताकि वो सीधा खड़ा रहे, इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सेल वॉल जो है, सेल वॉल तो जैसे प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल जैसे प्लांट है, सॉरी हम प्लांट की अगर बात करें किसी भी प्लांट की, तो प्लांट के अंदर कितने सारे सेल्स हैं, इनफाइनाइट सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। और प्लांट का जो हर एक सेल है, उस हर एक सेल की जो एक्सटर्नल कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक्सटर्नल कवरिंग होती है प्लांट सेल्स के केस में, उसी को हम सेल वॉल बोलते हैं। वो सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है, उसको रिजिड बनाता है सेलुलोज। तो सेलुलोज स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सेल वॉल जो है, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, लेकिन पूरे प्लांट को सीधा खड़ा रहने की जो स्ट्रेंथ है वो सेलुलोज प्रोवाइड कराता है, और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है सेल वॉल। समझ गए? तो सर मतलब अगर सेल वॉल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो सर मतलब वो डेड प्लांट कहलाएगा? हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं सर, उतना ही था। हाँ, सर बस इतना ही था डाउट। अच्छा अच्छा, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ठीक है, उसके बाद
लिखेंगे इन सच मीडिया। मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया का मतलब वो हो गया कि ऐसा, मतलब मीडियम जो होता है ना, मीडियम की प्लूरल फॉर्म को मीडिया बोल देते हैं। और मीडियम क्या है? एक तो हो गया एक्सटर्नल मीडियम, एक्सटर्नल मीडियम यानी कि सेल के बाहर का, बाहर की दुनिया। और एक हो गया इंटरनल मीडियम, मतलब सेल के अंदर की दुनिया। तो ये जो एक्सटर्नल मीडिया लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसके बाहर, जरूरी नहीं है सेल वॉल के बाहर एक ही टाइप की चीज हो, बहुत तरीके के लिक्विड्स हो सकते हैं। तो सेल वॉल ही है जो सेल को बर्स्ट नहीं होने देता। तो अब लिखेंगे इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर। इन सच मीडिया, in such media the cells tend to take up water in such media the cells tend to in such media the cells tend to take up water by osmosis। cells tend to take up water by osmosis। सीधी बात है, जब बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है लिक्विड का, तो सेल अंदर अपने पानी को आने देगा। सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर मतलब वो अपने अंदर पानी को आने देगा बाय ऑस्मोसिस। तो फिर सेल धीरे धीरे फूलना शुरू होगा। तो लिखेंगे द सेल स्वेल्स। स्वेल्स मतलब फूलना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है। द सेल स्वेल्स comma building up pressure against the cell wall। building up pressure against the cell swells comma building up pressure against the cell wall। the wall exerts an equal pressure against the swollen cell। the wall exerts an equal pressure against the swollen cell। exerts an equal pressure against the swollen cell। the wall exerts an equal pressure against the swollen cell because of their walls such cells because of their walls such cells can withstand much greater changes such cells can withstand much greater changes because of their walls such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium in the surrounding medium greater changes in the surrounding medium than animal cells than animal cells।
देन एनिमल सेल्स। तो अब आप ये देखिएगा कि इनमें क्या होता है, इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल के बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो उससे क्या होगा कि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है लिक्विड का और अंदर सेल के अंदर लिक्विड का जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बाहर से बाहर हायर कंसंट्रेशन में है लिक्विड और अंदर लोअर कंसंट्रेशन में है, तो सेल के अंदर सारा का सारा लिक्विड ट्रांसफर हो जाएगा। सेल के अंदर जब लिक्विड ट्रांसफर हो जाएगा तो सेल टेंड्स टू स्वेल अप। सेल जो है वो फूलना शुरू होगा, स्वेलिंग अप शुरू हो जाएगी सेल की। तो जब वो फूलना शुरू होगा तो जो बाहर की जो वॉल है, तो जो बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल पर एक प्रेशर डेवलप होना शुरू होगा। ठीक, लेकिन क्या है कि सेल वॉल अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि जितना प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है, सेल वॉल उतना ही प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ लगा देगी। तो जब अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो सेल वॉल जैसी है वैसी की वैसी बनी रहेगी। सेल वॉल में जरा सा भी ब्रेकेज या जरा सी भी बर्स्टिंग वाली चीज होगी नहीं, वो फटेगी नहीं या टूटेगी नहीं। तो वही है, द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स। इन्हीं वॉल्स की वजह से such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells। इसी वजह से ये वाले जो प्लांट सेल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस को भी, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं उनको भी झेल लेते हैं। आप ये सोचिएगा कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें, तो एनिमल्स की बात करें जैसे कि डॉग हो गया, काऊ हो गई, बफेलो हो गई, गोट हो गई या कैट हो गई, जितने भी एनिमल्स हैं जो ज्यादातर हम देखते हैं कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमको देखने को मिल जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर बहुत देर तक 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगातार बारिश होती जा रही है, तो वो थोड़ी देर तो बारिश में भीगेंगे लेकिन उसके बाद दे आर लुकिंग फॉर अ शेल्टर। तो क्या होता है कि उनकी भी जो बॉडी है, उनकी भी बॉडी में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं और उनकी बॉडी भी एक लेवल तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज है उसको झेल पाती है, लेकिन उसके बाद वो नहीं झेल पाते। तो उसके बाद दे लुक फॉर अ शेल्टर, और वो कहीं शेल्टर में जाकर कहीं छुप जाते हैं, कहीं अंदर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। तो प्लांट्स जो है वो आप 1 घंटा 2 घंटा या पूरे पूरे दिन की बारिश होती रहे तो प्लांट जो है वो सीधे के सीधे ही खड़े रहते हैं। तो बिकॉज प्लांट के हर एक सेल के बाहर एक एक्सटर्नल कवरिंग बनी हुई है, सेल वॉल, जो उनको हर तरीके के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देती है। तो उसको ही इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि जो प्लांट सेल्स है दे कैन विथस्टैंड मच लार्जर प्रेशर इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सभी को क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी, ये वाला फंक्शन हुआ सेल वॉल का। सेल वॉल के बाद जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे बेटा न्यूक्लियस। सेल वॉल में इतना ही था। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे न्यूक्लियस। और क्या होता है कि कोई भी जो सेल है, कोई भी सेल है, उस सेल में जो सेल का जो बेसिक जो मेन कंपोनेंट होता है वो न्यूक्लियस ही होता है। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस चारों तरफ से साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ होता है। तो न्यूक्लियस के फंक्शंस थोड़े से ज्यादा है। अभी जैसे हमने सेल वॉल करा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कल करवाता हूँ आपको न्यूक्लियस। आज के लिए इतना ही करके छोड़ दीजिए। अभी तक जितना भी इस चैप्टर में करवाया है वो क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। नोट्स अपने बनाते चलिए। ये जो पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ इसका मतलब ही ये है कि आपको जितने भी नोट्स बनवा रहा हूँ ये सारे आपको लर्न करने हैं। लर्न करने के बाद में फिर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे तो, या कोई भी मतलब आपके स्कूल में भी जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं या टीचर्स असाइनमेंट दें तो उनके भी आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आप इजीली उनका आंसर कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बस नोट्स लर्न कर लेना, उसके बाद यू विल बी एबल टू आंसर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ठीक, मैं करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियस से कंटिन्यू करवाता हूँ। आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है? ओके सर। चलिए जी, ओके। ओके सर, बाय सर। थैंक यू सर। ओके, ओके, बाय बाय, ओके, थैंक यू सर। बाय सर। ओके।